नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश की राजनीति दो ध्रुवीय से एक ध्रुवीय होने की ओर बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। एक समय था, ज़्यादा पुराना समय नहीं, 2014 से पहले, जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक तरह से चार ध्रुव थे: बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस। कांग्रेस का सितारा लगातार डूबता जा रहा है और पूरी तरह से 2022 के चुनाव में डूब गया। वही हाल बहुजन समाज पार्टी का थोड़ा पीछे है कांग्रेस से, उसी ओर बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। और चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का, 2009 के बाद से बहुजन समाज पार्टी की स्थिति में सुधार नहीं आया। एक अपवाद के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, जब सपा से गठबंधन में वो चुनाव लड़ी और उसको सीटें मिल गईं 10। 2014 में 0 सीटें मिली थी। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 2019 में बसपा को बढ़त मिल गई, लेकिन वो उधार के पैसे का था, यानी उधार का सामान था जो गठबंधन टूटने के बाद चला गया। ये विधानसभा चुनाव में स्पष्ट हो गया। समाजवादी पार्टी के बारे में पहले भी कई बार कह चुका हूँ कि समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के नेतृत्व में जब से आई है, यानी 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने, उनके पिता ने चुनाव जिताकर उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद से अखिलेश यादव कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं से मेरा मतलब है कि लोकसभा चुनाव में तो जीत कर जो है सरकार नहीं बना सकते, लेकिन इतनी बड़ी जीत नहीं मिल पाई, या विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ पाए, सत्ता में रहते हुए भी, सत्ता से बाहर जाकर भी। तो अखिलेश यादव इस समय चौतरफा मुसीबत में घिरे हुए हैं और उनकी मुसीबतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अभी तक उनके सामने एक चुनौती थी कि मुस्लिम यादव जो उनका वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, उसमें क्या जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, आरएलडी से समझौता किया पश्चिम में, और पूरब में ओम प्रकाश राजभर के आने से उनको जितना बड़ा फ़ायदा मिला, मुझे लगता है आरएलडी के आने से भी उतना बड़ा फ़ायदा नहीं मिला, या बहुजन समाज पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ अलायंस से भी उतना बड़ा फ़ायदा नहीं मिला जितना ओम प्रकाश राजभर से अलायंस करने का फ़ायदा मिला। अब हालत ये है कि ओम प्रकाश राजभर न केवल अलग हो गए हैं समाजवादी पार्टी से, ये एक बड़ा दुर्गुण है अखिलेश यादव का कि अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ रख नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये जो है इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह है, चुनाव के पहले आएँ, हमको मदद करें, हमारी संख्या बढ़ाएं और उसके बाद चले जाएं। ऐसे राजनीति में चलता नहीं। अगर आपको गठबंधन की राजनीति करना है तो आपको स्थायी रिश्ते बनाने पड़ते हैं, कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई बार थोड़ा चुप रह जाना पड़ता है। अखिलेश यादव का वो स्वभाव नहीं है, इसलिए उनका कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ टिका नहीं। 17 में कांग्रेस से किया, 19 में बहुजन समाज पार्टी से किया, 22 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर से किया। तीनों में से कोई पार्टी आज उनके साथ नहीं है। एक मुसीबत और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की 2022 में सीटें बढ़ी, इतनी सीटें आईं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का था। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनको साथ रखना ज़रूरी नहीं समझा। साथ रखना तो छोड़िए, और कोई कंसेशन, कोई और उनको कोई समायोजित करने की कोशिश तो छोड़िए, सम्मान भी देने से मना कर दिया। उसका नतीजा हुआ ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के नज़दीक आना चाहते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के करीब आने का, ये संदेश देने का, हम फिर साथ आने को तैयार हैं। तो अखिलेश यादव की 2024 के चुनाव में जो चुनौतियां हैं, उनमें सबसे बड़ी समस्या उनके सामने आएगी, या सबसे बड़ा झटका जो उनको लगेगा, वो उनके पिता मुलायम सिंह यादव के न होने का। मुलायम सिंह यादव जी का आपको पता है निधन हो चुका है। अब वो किसी रूप में अखिलेश यादव के साथ नहीं होंगे, तो पूरी तरह से सक्रिय न रहते हुए भी 2019 और 2022 के चुनाव में वो साथ थे, लेकिन अब वो साथ भी नहीं रहा। तो यादव मुस्लिम समीकरण बनाने वाले मुलायम सिंह यादव थे, अखिलेश यादव नहीं। ये बात अखिलेश यादव को याद रखनी चाहिए। ये समीकरण उनका बनाया हुआ नहीं है, उनकी जिम्मेदारी सिर्फ इसको संभाल कर रखने की है, और वो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है।
क्यों कह रहा हूँ ये आगे बताता हूँ। उसके अलावा क्या चुनौती है उनके सामने? उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती हिमालय पर्वत की तरह चुनौती बनकर खड़े हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ का पिछले पौने 6 सालों में कद इतना बड़ा हो गया है कि अखिलेश यादव उनके सामने बौने नजर आने लगे हैं। लेकिन अखिलेश यादव एक एलिटिस्ट माइंडसेट के नेता हैं, जिनको सब कुछ चांदी की तश्तरी में रख कर मिला था। तो उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किया है, नीचे से उठकर नहीं आए, तो उसका उनको अंदाज़ा नहीं है। तो जिस तरह से उन्होंने व्यक्तिगत हमले किए 2022 के चुनाव के दौरान योगी आदित्यनाथ पर, उससे उनकी छवि भी खराब हुई और उनका जनाधार पर भी असर पड़ा। लोग कभी किसी संत के खिलाफ की गई ऐसी टिप्पणी को कभी बर्दाश्त नहीं करते। अखिलेश यादव को भी पता था कि वो जो कुछ बोल रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, सब मिथ्या है, सब गलत है। इसके बावजूद उन्हें लग रहा था कि वो बोलेंगे और लोग विश्वास करेंगे। हुआ उसका उल्टा। उसका फ़ायदा मिला, भाजपा को मिला, योगी आदित्यनाथ को तो मिलना ही था। तो योगी आदित्यनाथ ने पिछले पौने 6 साल में जो काम किया है उनकी सरकार ने, और उनका जो व्यक्तित्व है, उनकी जो लोकप्रियता है, उनका जो जनाधार है, उसके मुकाबले अखिलेश यादव कहीं टिकते नहीं। लेकिन उनको एडवांटेज ये है अखिलेश यादव को कि नंबर 2 पर चाहे जितने पीछे हों वही है। तो इसका एक एडवांटेज है, लेकिन वो एडवांटेज लगातार कम होता जा रहा है। अब 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उनके सामने मुश्किल ये है अखिलेश यादव के कि गठबंधन के लिए पार्टियां ही नहीं बची हैं। अब उनके जितनी संभावित पार्टियां हो सकती थीं, सबसे गठबंधन कर चुके हैं। एक पार्टी बची हुई है आरएलडी, राष्ट्रीय लोकदल, जयंत चौधरी की। लेकिन जयंत चौधरी का जो रवैया है, उससे लगता है कि वो भी ज़्यादा समय तक अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे। उसका सबसे ताज़ा उदाहरण है, और वो ये है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर निकले, उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों से गुजरे। उस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी और जयंत चौधरी, इन सब को जो है न्योता दिया था कि वो यात्रा में शामिल हों। अखिलेश यादव ने पहले स्वागत किया यात्रा का, फिर मना कर दिया, फिर पत्र लिखकर कहा कि वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे, और उन्होंने बयान दिया कि कांग्रेस और बीजेपी में वो कोई फ़र्क नहीं देखते। गठबंधन में होने के बावजूद, साथ होने के बावजूद जयंत चौधरी ने पहले मना किया, लेकिन फिर राहुल गांधी और प्रियंका के अनुरोध पर उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को इस बात का आदेश दिया कि वो यात्रा में शामिल हो। अखिलेश यादव की मुश्किल इसमें 2 तरह की हो गई। एक तो गठबंधन में होने के बावजूद साथ नहीं दिया जयंत चौधरी ने, उनका साथ देने की बजाय कांग्रेस पार्टी का साथ दिया, जिस कांग्रेस पार्टी का उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार नहीं बचा है। तो अब जयंत चौधरी की प्राथमिकता आप देख लीजिए, उनकी प्राथमिकता राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा हैं, अखिलेश यादव नहीं हैं। ये उन्होंने संदेश अखिलेश यादव को दे दिया। अखिलेश यादव जितनी जल्दी समझ जाए अच्छा है। दूसरा, इस यात्रा में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 2-3 जिलों से निकली, उसमें जिस तरह से मुसलमानों ने पार्टिसिपेट किया, वो नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है अखिलेश यादव के। उनके लिए ये एक नई चुनौती बनकर सामने आया है, और ये चुनौती और बड़ी हो चुकी है। इसकी बात भी करता हूँ। अखिलेश यादव 2022 के चुनाव से मुस्लिम यादव जो समीकरण है, जो कोर वोट है, उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। इसी कोशिश में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से समझौता किया, इसी कोशिश में उन्होंने आरएलडी से समझौता किया, और इसी कोशिश के चलते 3 लोगों को, भाजपा के 3 मंत्रियों को, स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान, इन 3 लोगों को बड़े फैन फेयर के साथ जो है भाजपा से निकालकर समाजवादी पार्टी में शामिल कराया गया कि पूरा नैरेटिव बदल गया है। जो भी एंटी बीजेपी मीडिया था, इंटेलेक्चुअल थे, सब ने कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव पलट गया है, अखिलेश यादव को आने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जो अति पिछड़ा बीजेपी के साथ गया था वो आ गया है अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। तो ऐसे लोग भी थे उस समय, मीडिया के लोग ऐसे थे जो इतनी उतावली में थे कि उनका बस चलता तो नतीजा आने से पहले अखिलेश यादव को शपथ दिला देते, और वो ये मानकर चल रहे थे कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा ऐसा था।
जो अपनी ही सरकार, यानी उस समय जो भी सरकार हो, उस समय जिस पार्टी की भी हो, ब्यूरोक्रेसी के लिए उसकी सरकार होती है, चाहे सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी सरकार हो। अखिलेश यादव के यहाँ रिपोर्ट करने लगे सीनियर आईएएस और आईपीएस अधिकारी कि अब तो सरकार आ रही है। तो ये चरित्र है नौकरशाही का, वो अलग विषय है। लेकिन वो दांव बिल्कुल उल्टा पड़ा, चला नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को सीट बदलनी पड़ी, तब भी चुनाव हार गए। इसी तरह से धर्म सिंह सैनी चुनाव हार गए, सिर्फ दारा सिंह चौहान जीत पाए। तो जीत पाए इसलिए कि मुख्तार अंसारी की पार्टी ने और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने समर्थन किया, उसकी वजह से जीत पाए। लेकिन उस दांव को, जिसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा था अखिलेश यादव का, उस मास्टर स्ट्रोक का हालत यह है कि धर्म सिंह सैनी और दारा सिंह चौहान दोनों भाजपा दफ्तर के बाहर कटोरा लेकर खड़े हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको वापस ले लिया जाए। अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में धर्म सिंह सैनी पार्टी ज्वाइन करने के लिए जुलूस बनाकर आ रहे थे सभा में, जिसमें मुख्य वक्ता थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने मना करवा दिया, नहीं ज्वाइन करवाया। बीजेपी वो उपचुनाव हार गई, इसके बावजूद नहीं कराया। लेकिन इन सब चुनौतियों का अखिलेश यादव सामना कर सकते हैं। उससे बड़ी जो चुनौती सामने आ रही है, सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के कोर वोट बैंक को लेकर, वो उनके लिए ऐसी है कि उसका मुकाबला करना, उसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि समय अब बहुत कम है। हुआ ये है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मतदाता के मन में अखिलेश यादव के प्रति एक संदेह पैदा हो गया है। मुस्लिम मतदाताओं का समाजवादी पार्टी पर अब उस तरह का भरोसा नहीं रह गया है जिस तरह का भरोसा मुलायम सिंह यादव के रहते था। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जिस तरह से आजमगढ़ और रामपुर का लोकसभा उपचुनाव समाजवादी पार्टी हारी, उसमें अखिलेश यादव चुनाव प्रचार नहीं करने गए। खास तौर से रामपुर, समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े मुस्लिम नेता, सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर कोई है तो मोहम्मद आजम खां, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी और वहाँ उपचुनाव हो रहा था। और क्यों हो रहा था कि मोहम्मद आजम खान ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो विधानसभा में चुन लिए गए थे, विधायक बन गए थे। वहाँ भी अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए नहीं गए, लेकिन मुसलमान ने ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जो हुआ, फिर उनको अयोग्य घोषित किया गया। हेट स्पीच के मामले में कोर्ट का फैसला आया, उनको सज़ा हुई, 3 साल से ज़्यादा की सज़ा थी, इसलिए जो है उनकी सदस्यता विधानसभा की रद्द हो गई। उसका उपचुनाव हुआ और उसी समय उपचुनाव हुआ मैनपुरी लोकसभा सीट का, जहां से मुलायम सिंह यादव जी लोकसभा के सदस्य थे, उनके निधन के बाद सीट खाली हुई, उसका उपचुनाव था। मुसलमानों के मन में ये शंका हो गई है, या बल्कि कहें लगभग विश्वास हो गया है कि अखिलेश यादव ने भाजपा से समझौता कर लिया कि मैनपुरी हमको जीतने दो, हम तुमको रामपुर जिता देंगे। अब इसमें 1% भी सच्चाई है या नहीं मुझे नहीं मालूम है, मैं केवल परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। जो मुसलमानों के मन में धारणा बन रही है, उनको लग रहा है कि उनके सबसे बड़े नेता मोहम्मद आजम खां को अपमानित होने दिया अखिलेश यादव ने। और ये रामपुर का चुनाव अगर अखिलेश यादव ताकत लगाते तो समाजवादी पार्टी जीत सकती थी। क्यों? रामपुर शहर में जहाँ जिस सीट का ये चुनाव था, वहाँ मुस्लिम आबादी, मुस्लिम मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो 52% से ज़्यादा है। इतनी बड़े मुस्लिम मतदाता वाली सीट समाजवादी पार्टी हार जाए, ये बहुत बड़ा संकेत है। इसका संकेत आजमगढ़ से मिलने लगा था, जब बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार गुड्डू जमाली को मुसलमानों ने ज़्यादा वोट दिया बनिस्बत समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के। और समाजवादी पार्टी से उस समय अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़ रहे थे। इसके बावजूद तो ये जो सिलसिला, ये जो ट्रेंड शुरू हुआ है, तो MY में प्लस करने की बजाय, कुछ जोड़ने के बजाय MY में ही जो है घाटा हो रहा है। तो अगर मुसलमान, और दूसरी बात इसमें जोड़ लीजिए जो मैंने पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कही, RLD के बारे में कही, जो संकेत मिल रहे हैं,
आरएलडी ने, जयंत चौधरी ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर, खुद व्यक्तिगत नहीं हुए क्योंकि विदेश में थे, अपनी पार्टी को शामिल कराकर ये संकेत दिया कि भविष्य में वो कांग्रेस के साथ भी जा सकते हैं। जाएंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन जा सकते हैं, इसका संकेत दिया। और अगर मुसलमानों का थोड़ा भी वोट, कुछ भी हिस्सा कांग्रेस पार्टी और आरएलडी को अतिरिक्त मिलता है जो अभी तक मिला था, तो आप मान लीजिए समाजवादी पार्टी का हाल और बुरा होने वाला है। तो अखिलेश यादव के लिए समस्याएं ही समस्याएं हैं, समाधान का कोई रास्ता नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि पिछले 5 साल 17 से 22 जब वो विपक्ष में रहे तो वो घर में बैठे रहे, ट्विटर से पार्टी चलाते रहे, ट्विटर से आंदोलन चलाते रहे, ट्विटर से जो है राजनीति करते रहे। उसका नतीजा है चुनाव से 6 महीने पहले वो घर से बाहर निकले, 6 महीने से भी कम समय पहले। अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से समझौता न हुआ होता तो अखिलेश यादव की पार्टी 100 के नीचे होती, काफ़ी नीचे होती। लेकिन क्या होता तो क्या होता, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ, जो है उसकी बात कर रहे हैं। आज़म खां, उनका परिवार और उनके समर्थक, उनके फॉलोअर, आज़म खां को जो अपने सबसे बड़े मुस्लिम नेता के रूप में जो लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उन सब के मन में अखिलेश यादव के प्रति एक संदेह पैदा हो गया है। अखिलेश यादव की मेरे हिसाब से 2024 के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती है। और अभी तो मैंने योगी आदित्यनाथ के काम की बात ही नहीं की, कानून व्यवस्था की बात ही नहीं की, अभी तो मैंने अमित शाह के संगठन कौशल की बात ही नहीं की, और सबसे ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लोकसभा चुनाव में, याद रखिए उनका वोट बढ़ जाता है, उनके नाम पर ज़्यादा वोट आते हैं, उसकी बात ही नहीं की। इन सब के बिना, इन सब को अलग रख दें तब भी अखिलेश यादव के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। और ये 2024 का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है, ये प्रदेश की राजनीति के लिए नहीं है, देश की राजनीति का है, लोकसभा का चुनाव है। लेकिन ये 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति को एक ध्रुवी बनाने की ओर बढ़ रहा है, जहां सिर्फ बीजेपी होगी। उसके मुकाबले में जो पार्टियां होंगी उससे एक नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50, 100 कदम नीचे होंगी, 100 पायदान नीचे होंगी। इसलिए 2024 का चुनाव उत्तर प्रदेश की तीनों पार्टियों, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, तीनों के लिए करो या मरो का चुनाव है। डू और डाई, आज नहीं तो कभी नहीं, उसका चुनाव है। लेकिन वैसी कोई तैयारी, उस चुनौती से निपटने की उतने बड़े पैमाने पर कोई तैयारी चल रही हो, ऐसा दिखाई नहीं देता। तो अब ज़्यादा समय है नहीं, देखिए क्या होता है लोकसभा चुनाव में। लेकिन एक बात तय है कि लोकसभा चुनाव का नतीजा, खास तौर से उत्तर प्रदेश का, देश की राजनीति में एक और बड़ा बदलाव लाएगा। उसकी बात बाद में करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।